अगर 58 लाख वोटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी था तो हजारों जॉबलेस टीचर्स का मैटर अनइम्पोर्टेंट क्यों हुआ? अगर एसआईआर का मैटर इतना ही कॉम्प्लेक्स था तो जॉबलेस टीचर्स का मैटर इतना सिंपल कैसे हुआ? ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, ये सीधा इंस्टीट्यूशंस के बीच में टकराव है जहाँ पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सीधे पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, उनके एसआईआर के प्रोसेस के अगेंस्ट में। जब 58 लाख वोटर लिस्ट के नेम ड्रॉप किए जाते हैं उन्हें लिस्ट से रिमूव करने के लिए, और तब कहा जाता है कि लोग प्रोसेस के नीचे बुलडोज्ड फील कर रहे हैं। For to bulldoze the West Bengal people. तो बात रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस से बाहर चली जाती है। क्या ये इलेक्ट्रल प्यूरिफिकेशन है या पॉलिटिकली सेंसिटिव टाइमिंग्स का कंसीक्वेंसेस? और एक पैरेलल कंपैरिजन भी लोग क्वाइटली कर रहे हैं। टीचर्स रिक्रूटमेंट क्राइसिस के वक्त अर्जेंसी अलग क्यों थी? आज हम फैक्ट्स, लीगैलिटी और परसेप्शन तीनों को बैलेंस में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज सिंह डिकोड्स, जहाँ पे सच अनकंफर्टेबल होता है। कहानी की शुरुआत होती है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर स्टार्ट किया। एसआईआर में बेसिकली वोटर लिस्ट के नेम को रिफ्रेश किया जाता है। डुप्लीकेट नेम्स, अगर कोई नाम रिपीट हुआ है तो उन्हें डिलीट किया जाता है। किसी की डेथ हो गई तो उनका नाम डिलीट किया जाता है। कोई इनलीगल ऑक्यूमेंट है, इनलीगल एंट्रीज होती है, उन्हें भी डिलीट किया जाता है। डिलीट करके फ्रेश लिस्ट तैयार किया जाता है ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। ममता बनर्जी का यही एलिगेशन कि ये एसआईआर प्रोसेस इलेक्शंस कुछ ही दिन में आने वाले हैं, 1-2 मंथ के अंदर में, इसी के बीच में एसआईआर स्टार्ट क्यों हुई, ये उनकी सबसे बड़ी एलिगेशन है। एंड सेकंड एलिगेशन है 58 लाख वोटर्स का एक लिस्ट तैयार किया गया जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर प्रोसेस के दौरान इमीडिएटली डिलीट करने वाले या ड्राफ्ट करके रखिए। ये दो मेजर एलिगेशंस ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबमिशन इसमें ये रहा कि ये एक ट्रांसपेरेंट रूल प्रोसेस चल रही है जहाँ पे इनएलिजिबल वोटर्स को हटाया जा रहा है और फ्रेश एलिजिबल वोटर्स को मेंटेन किया जा रहा है ताकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी बनी रहे। दूसरी तरफ कोर्ट में इसमें ऑब्जर्वेशन ये करनी है कि इसमें एडिक्वेट लॉ एंड कंप्लायंस मेंटेन हो रही है कि नहीं, टाइमलाइन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वोटर्स को एडिक्वेट हियरिंग का मौका दिया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें मेंटेन हो रही है कि नहीं, ये कोर्ट को ऑब्जर्व करना है। इसके बाद अब आया वो वक्त जाकर सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचती है और अपनी प्रेजेंटेशन देती है। उनका ये कहना होता है कि वेस्ट बंगाल के लोग एसआईआर प्रोसेस से बुलडोजर्ड फील कर रहे हैं। पॉलिटिकल लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन लीगल क्वेश्चन सिंपल है कि क्या एसआईआर में ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ? अगर नोटिस सर्व हुई, ऑब्जेक्शन अलाउ हुआ, रिव्यू मैकेनिज्म एक्टिव है तो प्रोसेस क्लींजिंग कैटेगरी में आएगी। अगर लार्ज स्केल डिलीशन बिना मीनिंगफुल हियरिंग का हुआ तो पार्शियलिटी का क्वेश्चन अराइज होता है। डिफरेंस परसेप्शन का नहीं, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का दिख रहा है। जहाँ पे वेस्ट बंगाल में कुछ ही दिनों में इलेक्शंस है और एसआईआर एक स्पेशल इंटेंसिव प्रोसेस होता है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन के वोटर्स की लिस्ट को प्यूरिफाई करती है, रिफ्रेश करती है उसमें। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान गुजर गया, उनका नाम डिलीट होता है क्योंकि डुप्लीकेट्स नेम अगर होते हैं, रिपीट होते हैं नाम, उनके नेम्स को डिलीट किया जाता है। कोई इलीगल ऑक्यूपेंट है उनको भी हटाया जाता है, हटा के बेस्ट लिस्ट तैयार किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंट एक इलेक्शन हो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये वेस्ट बंगाल में रिसेंटली स्टार्ट की, जस्ट गड़बड़ थी टाइमिंग्स की। क्यों? सवाल ऐसा था ममता बनर्जी का कि इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले क्यों एसआईआर किया गया। यही कहानी शुरुआत होती है। कहानी अब एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रास्ट डिस्कशन की तरफ जा रही है जब वेस्ट बंगाल में टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम का मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पर 1000 अपॉइंटमेंट्स टीचर्स के कैंसिल कर दिए गए वेस्ट बंगाल में जो स्कैम के थ्रू में हुई थी। उस वक्त स्टेट लीडरशिप ने मैटर लीगली परस्यू किया लेकिन पब्लिक परसेप्शन में ये सवाल बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि क्या सेम पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशनल अर्जेंसी वहां भी विजिबल थी या कंपैरिजन नैरेटिव का हिस्सा बन गया। पॉइंट ये नहीं कि एक्शन हुआ या नहीं, पॉइंट ये है कंसिस्टेंसी विजिबल थी या नहीं। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए
मैटर हमेशा बैलेंस होना चाहिए। सोशल इश्यूज, पीपल के प्रॉब्लम्स हमेशा बैलेंस नजरिए से देखना चाहिए, एक तरफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच में मामला ऑलरेडी गर्म था कोल स्कैम और एजेंसी रेड्स को लेके, जहां कुछ ही दिन पहले वेस्ट बंगाल में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आईपैक, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, उनकी हेडक्वार्टर्स पे, उनके घरों पे रेड्स किए। ये एक्शन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के ऑफिसेस पे स्क्रूटनी हुई। दीदी का स्टेज था इसमें कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है, हमारे इलेक्शन स्ट्रेटेजीज को लीक करने की कोशिश की जा रही है। और सेंटर का इसमें ये था स्टेज कि ये एक लॉफुल इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रीवियस एक केस का मैटर चल रहा है कोल स्कैम, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। इस स्टेज पर पब्लिक क्लियरिटी सिर्फ जुडिशियल फाइंडिंग से ही आ सकती है। इंस्टीट्यूशनल एक्शंस जब इलेक्शन के पीरियड में इंटरसेक्ट करता है तो परसेप्शन नेचुरली सेंसिटिव हो जाती है। अब आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सवाल। क्या 58 लाख ड्राफ्ट इलेक्शन का ब्रेकअप किया गया है? कितने डेथ माइग्रेशंस डुप्लीकेट कैटेगरीज में आते हैं? नोटिस कंप्लायंस डेटा पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? क्या सिमिलर स्केल रिवीजन दूसरे स्टेट्स में भी शेड्यूल किया गया है? ट्रांसपेरेंसी कंट्रोवर्सी को न्यूट्रलाइज कर सकती है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेफिनेटली इन रिप्लाईज की डिलीवरीज देनी चाहिए। बात जब इलेक्शन कमीशन की आती है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और दीदी को भी अपना स्टैंड अच्छी तरीके से रखना होगा। क्या ऑब्जेक्शन सोनली टाइमली बेस्ड है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की? क्या ऑल्टरनेटिव शेड्यूल प्रपोज किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से? क्या टीचर्स रिक्रूटमेंट मैटर पर विजिबल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन का एक्सप्लेनेशन दिया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से? पब्लिक डिबेट सिलेक्टिव अर्जेंसी के अराउंड शेप हो रही है। क्लैरिटी यहाँ नैरेटिव रीसेट कर सकती है। इलेक्शन के पहले किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशनल एक्शंस के इंपैक्ट कंट्रोवर्शियल और डबल हो जाते हैं। लोगों को ये फील होने लगता है कि सिस्टम शायद बायस्ड है, और तभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन होती है, जिसमें कोई लॉ और कोई प्रोसीडियर्स फॉलो नहीं किया जाता है। मेजर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखते हुए ये डिटरमाइन करने की कोर्ट कोशिश करेगी कि क्या एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रीजनल था, और दूसरी तरफ वोटर्स के राइट्स को सेफगार्ड किया जा रहा है या नहीं। और अब सबसे बड़ा ट्रस्ट, डेमोक्रेसी नंबर से नहीं, विश्वास और ट्रस्ट से चलता है। अगर जेन्युइन वोटर्स मिस्टेकनली एक्सक्लूड कर दिए गए तो ये एक बहुत बड़ी सीरियस डैमेज होती है। अगर इनएक्यूरेट रोल को कंटिन्यू किया जाए तो डैमेज इक्वली सीरियस हो जाती है। अगर लीडर्स सिलेक्टिव अर्जेंसी दिखाए तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है लीडर्स के प्रति। अगर इंस्टीट्यूशंस कम्युनिकेशंस वीक रखे तो डाउट और सस्पिशंस होता है। इसीलिए इशू सिर्फ डिलीशन का नहीं है, इशू ट्रस्ट कैलिब्रेशन का भी है। ये दीदी वर्सेस ईसी नैरेटिव से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ इंस्टीट्यूशनल बैलेंस का टेस्ट है, यहाँ एसआईआर लीगली रोबस्ट है जिसे स्क्रूटनी में रखनी चाहिए, यहाँ प्रोसीडियरल गैप भी है जिसे करेक्ट होना चाहिए, और लीडरशिप में कॉन्स्टेंट क्वेश्चन है जहां एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरी है। हर स्टेट का वोटर्स इक्वल है, हर स्टेट का सिटीजन्स इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट के वोटर्स के राइट्स इंपॉर्टेंट है, हर टीचर के राइट्स भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लीगलिटी डिसाइड करेगी, मगर लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी और लेगेसी नॉर्मल वोटर्स और सिटीजन्स का ट्रस्ट डिसाइड करती है हमारी कंट्री में। और फाइनली डेमोक्रेसी तब स्ट्रॉन्ग होती है जहां पे प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूशनल हो। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे थे मनोज सिंह डिकोड्स, जहां पे सच अनकंफर्टेबल होता है। स्टे कॉन्स्टिट्यूशनल। जय हिंद।